In an interference experiment, monochromatic light is replaced by white light. We will see. देखिए बेटा, अब इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं और देखिए उसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ सिंगल होती है, विच इज ए लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ। ऐसी लाइट जो होती है दैट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो अगर उसकी जगह पे हम व्हाइट लाइट लगा दें, व्हाइट लाइट में क्या होता है, बहुत सारी वेवलेंथ्स मिक्सअप हो जाती हैं। ठीक है बेटा, तो जो सोर्स ऑफ लाइट हो गया वो इनकोहेरेंट हो गया बिकॉज वेवलेंथ अलग अलग हो गई। तो बेटा, तो हमें क्या दिखेगा, ऐसा व्हाइट लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न हमें कैसा दिखेगा। ए पार्ट है यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ऑन द स्क्रीन, क्या पूरी स्क्रीन पे व्हाइट लाइट फैली हुई मिलेगी। सेकंड, यूनिफॉर्म डार्कनेस ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे क्या हम डार्कनेस देखेंगे व्हाइट लाइट इस्तेमाल करते वक्त। इक्वली स्पेस्ड white and dark bands, will we see equally spaced white and dark bands। और डी पार्ट है a few colored bands and then uniform illumination। yes बेटा, हमें कुछ कलर्ड बैंड्स दिखाई देंगे और यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन स्क्रीन पर दिखाई देगा। पूरी बाकी जो पूरा स्क्रीन का पोर्शन है उस पर हमें लाइट नज़र आएगी, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होगी और कुछ कलर्ड बैंड्स दिखाई देंगे। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटा 7th क्वेश्चन देखेंगे। आंसर 6 का क्या हो गया, डी फॉर दिल्ली। 7th क्वेश्चन देखेंगे। The light waves from two independent monochromatic sources are given by, तो बेटा देखिए दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, उनसे जो लाइट सोर्सेज निकल रही हैं उनकी वेव इक्वेशंस हैं y1 इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी एंड y2 जो है दैट इज इक्वल टू 3 कॉस ओमेगा टी। और देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें हमने पता करनी है, बोथ द वेव्स आर कोहेरेंट, both the waves are incoherent, both the waves have different time periods, none of the above। देखिए बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट यूज करते हैं आप, तो सबसे बड़ी बात है जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट मेंटेन नहीं हो पाता बिटवीन द टू सोर्सेज ऑफ लाइट। हालांकि इस केस में भले ही वेवलेंथ सेम है लेकिन जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए बोथ द सोर्सेज, बोथ द वेव्स आर इनकोहेरेंट। आंसर इज बी। जब भी वर्ड लिखा हो कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, अलग अलग सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, तो कभी भी कोहेरेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। ठीक है बेटा, सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन बेटा। 8th question, four independent waves are represented by the equations y1 is equal to a1 sine omega t, y2 is equal to a2 sine omega t, y3 is equal to a3 cos omega t, and y4 is equal to a4 sine of omega t plus pi by 3. Then the waves for which the phenomena of interference will be observed is, ठीक है, तो हमें पता करना है कि कौन सी ऐसी वेव्स होंगी जिनके बीच में इंटरफेरेंस का फिनोमेना हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे। आंसर ए चॉइस कह रही है 1 and 3, पहली और तीसरी वेव। आंसर बी कह रहा है 1st and 4th वेव। आंसर सी कह रहा है ऑल 1 2 3 and 4 एंड आंसर डी कह रहा है नन ऑफ दीज। सो बेटा देखिए, क्योंकि जो ये चारों वेव्स हैं ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज से आ रही हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है फॉर इंडिपेंडेंट वेव्स, तो इंडिपेंडेंट वेव्स मीन्स कि अगर आपके पास अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्सेज से आ रही हो लाइट वेव्स, तो जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट मेंटेन नहीं हो पाता, तो इस करके बेटा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो ऑब्जर्व नहीं हो पाता। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ दीज, किसी से भी इंटरफेरेंस का फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन बेटा।
Next question, 9th, we'll look into. Two waves are said to be coherent if they have A part same amplitude, B part same wavelength, C part same amplitude and same wavelength, D part same wavelength and constant phase difference. So बेटा देखिए दो waves coherent कब होती हैं, दो waves को में coherency कब होती है. देखिए बेटा दो waves में जो coherency होती है, अगर both waves are said to be coherent, तो then that is only possible if they have the same wavelength and a constant phase difference. तो coherency की condition यही है, two light waves are coherent if they have same wavelength, and constant phase difference. If they have the same wavelength and they have the constant phase difference, then we say the two waves are said to be coherent. Then the two waves are coherent. Next देखेंगे बेटा, next we move on to the 10th question. Two sources, monochromatic, coherent, S1 and S2 are at a distance lambda by 2 apart. Then a point lying on the line bisecting the line joining the two sources will have maximum intensity, minimum intensity, average intensity, none of these. So देखिए बेटा ऐसा है, दो हमारे पास सोर्सेज हैं और दोनों अलग अलग सोर्सेज S1 और S2 ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं. these two are कोहेरेंट सोर्सेज और दोनों के बीच की दूरी हमको कितनी दे रखी है, लैम्बडा बाई 2 दूरी दे रखी है और इनके सेंटर से एक लाइन निकल रही है और ये स्क्रीन है. दिस इज द स्क्रीन. ठीक है बेटा, दिस इज द स्क्रीन और सेंटर से एक लाइन निकल रही है और ये स्क्रीन है. तो अब हमें पता करना है कि इसके सेंटर से जो लाइन निकल रही है, जहाँ पे ये लाइन कन्वर्ज कर रही है, ठीक है जी, ये पॉइंट मैक्सिमम इंटेंसिटी का है या मिनिमम इंटेंसिटी का है. सो बेटा ये पॉइंट जो है, इट इज़ ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी. ये कैसा पॉइंट है? दिस इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी. सो आंसर इज ए पार्ट, क्योंकि ये सेंट्रल मैक्सिमा आ गया ना बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा आ गया क्योंकि यहाँ से जो इंटरफेयरिंग वेव्स जाएंगी उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा. तो इसलिए ये पॉइंट जो बनेगा ये सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट बनेगा और सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, तो इसलिए इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो इसलिए इंटेंसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम. सो आंसर इज ए पार्ट. आंसर क्या है? ए पार्ट. नेक्स्ट बेटा 11th क्वेश्चन. देख लें बेटा. In a Young's double slit experimental arrangement shown here, if a mica sheet of thickness T and refractive index mu is placed in front of the slit S1, then the path difference between S1P, path difference S1P minus S2P, A part decreases by mu minus 1 into t, increases by mu minus 1 into t, does not change, increases by mu t. देखिए बेटा ऐसा है, हमारे पास ये दो स्लिट्स हैं S1 और S2
और ये हमारे पास स्क्रीन है गिवन क्वेश्चन में, और हम क्या कर रहे हैं, S1 के पाथ में हम लोग क्या रख रहे हैं, एक माइका शीट रख रहे हैं जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और जिसकी थिकनेस कितनी है, T है बेटा। तो आप देखिए आपने S1 के पाथ में ये रखी स्लिट ऑफ थिकनेस T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और ये दूसरी रे ऑफ लाइट है। नाउ व्हाट विल हैपन टू द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज फ्रॉम S1 एंड S2। बेसिकली जो पाथ डिफरेंस है बेटा ऐसा होगा कि जो S1 से रे निकल रही है उसको एक्स्ट्रा टाइम, मतलब बेसिकली यहाँ पे स्पीड स्लो हो गई, तो स्पीड स्लो होने की वजह से वो यहाँ पे धीमे चलेगी, लेकिन इस वाली वेव के पाथ में कोई रुकावट नहीं है, तो ये उसी स्पीड से चलेगी जिस स्पीड से ये चलती है, और सेंट्रल मैक्सिमा मैंने आपको बताया था यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो जो पाथ डिफरेंस है between the two waves, it will increase. So the path difference now becomes path difference increases by mu minus 1 into t. So path difference increases by mu minus 1 into t. So answer क्या हो गया बेटा, answer is B for Bombay. Answer is B for Bombay. We move on to the next question now, that is the 12th question. Interference fringes of light are observed in an interference chamber containing pure water, refractive index 4/3. Now if the water is drained out and the chamber is evacuated, ठीक है बेटा, and the chamber is evacuated, then no interference fringe pattern is observed, same interference fringe pattern is observed, interference pattern is with smaller fringe width is observed, and interference pattern with large fringe width is observed. देखिए ऐसा है कि हमारे पास कोई इंटरफेरेंस अपरेटस था और वो पहले पानी में इमर्स किया हुआ था आपने। सो जब वो इंटरफेरेंस पैटर्न आपने पानी में इमर्स कर रखा था बेटा, तो जो फ्रिंज आपको पता है, देखिए फ्रिंज विड्थ क्या हो जाती है, फ्रिंज विड्थ होती है डी लैम्बडा बाई डी। जब आपने पानी में अपरेटस ऑब्जर्व कर इमर्स कर रखा है तो वेवलेंथ जो हो जाती है लैम्बडा डैश इन वाटर विल बी लैम्बडा अपॉन म्यू। तो बेसिकली जो फ्रिंज विड्थ है पानी में बीटा डैश, दैट इज इक्वल टू बीटा अपॉन म्यू। अब पहले फ्रिंजेस शार्प होंगी, अब जब पानी आपने ड्रेन आउट कर दिया तो हवा रह गई, हवा में क्या होगा, जो फ्रिंज विड्थ होगी वो इतने के ही बराबर होगी, यानी बीटा के बराबर होगी, तो फ्रिंज विड्थ बढ़ गई। जब हमने पानी से अपरेटस को निकाल दिया तो फ्रिंज विड्थ क्या हो गई, बढ़ गई, और फ्रिंज विड्थ यदि ज्यादा हो गई तो दैट मीन्स यू विल फाइंड ब्रॉडर फ्रिंज पैटर्न, तो ब्रॉडर फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, इंटरफेरेंस पैटर्न विद लार्जर फ्रिंज विड्थ इज ऑब्जर्व। तो इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न विद लार्जर फ्रिंज विड्थ जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 13th, question number 13th. In Young's experiment, monochromatic light is used to illuminate the two slits A and B. Interference fringes are observed on a screen placed in front of the slits. Now if a thin glass plate is placed normally in the path of the beam coming from slit A, then, तो बेटा देखिए ऐसा है, हमारे पास एक बेसिकली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें दो मोनोक्रोमैटिक सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, यानी कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, S1 और S2,
और यहाँ पे हमने स्क्रीन रख रखी है। अब बेटा देखिए, हमने क्या किया, एक ग्लास की जो शीट है वो S1 के सामने नॉर्मली रख दी। थिन शीट है तो थिकनेस बड़ी कम है इसका मतलब। तो बेटा व्हाट विल हैपन टू द इंटरफेरेंस पैटर्न, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम जो ग्लास की स्ट्रिप है, जो भी हमने रखा है मटेरियल, वो जिस भी स्लिट के आगे रखते हैं सेंट्रल मैक्सिमा उसी की तरफ को शिफ्ट कर जाता है। द सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट्स टुवर्ड्स दैट साइड। तो सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो सेंट्रल पोजीशन छोड़ के, ठीक है जी, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट्स टुवर्ड्स, शिफ्ट अपवर्ड्स, ठीक है बेटा, शिफ्ट्स अपवर्ड। तो सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो अपवर्ड शिफ्ट कर जाता है, यानी कि इस तरह से सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट कर जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कितना शिफ्ट करेगा, लीनियर शिफ्ट भी निकाली थी, d बाई डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। बाकी फ्रिंज पैटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बेटा आंसर इज डी फॉर दिल्ली, देयर विल बी नो चेंज इन द फ्रिंज विड्थ but the fringe pattern shifts। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे। The angular fringe width of fringes formed with sodium light of wavelength 5890 Armstrong is 0.2 degree if the whole arrangement is immersed in water। ठीक है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है वाटर का कितना हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, then the angular width of the fringes will become। सो बेटा आपको एंगुलर फ्रिंज विड्थ मैंने बताई थी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन डी। ठीक है, ये हो जाता है बेटा डी लैम्डा बाय स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। सो दैट इज लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब थीटा डैश कितना हो जाएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू इंटू डी। क्योंकि आपको पता है जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो बदल जाएगी जब हमने क्या किया, व्हेन वी चेंज दी, क्या कहते हैं बेटा, व्हेन वी इमर्स्ड इट इनटू वाटर, जब हमने इंटरफेरेंस पूरे अपरेटस को वाटर में इमर्स कर दिया तो वेवलेंथ जो है वो बदल जाएगी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ हो जाएगी 1/μ। सो एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो जाएगी। सो बेटा देखिए थीटा डैश अपॉन थीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा, थीटा डैश अपॉन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो अब आप देखिए बेटे, थीटा डैश अपॉन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी ये बेटा लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा ना, लैम्डा अपॉन डी तो कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा डैश अपॉन थीटा विल बी इक्वल टू 1/μ। तो अब आप देखिए थीटा डैश कितना हो जाएगा बेटा, थीटा डैश विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन म्यू। तो ये हो गया आपके पास, पहले थीटा कितना था, पहले थीटा था 0.2 डिग्री, एंगुलर फ्रिंज विड्थ थी 0.2 डिग्री। अब क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 4/3 यानी इंटू 0.75। तो 0.75 करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.15 डिग्री के बराबर। सो जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ अब हो गई दैट विल बी 0.15 डिग्री। सो आंसर हो गया बेटा बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 15th क्वेश्चन। In Young's two-slit experiment, the distance between the two coherent sources is 2 mm and the screen is at a distance of 1 meter. If the fringe width is found to be 0.03 centimeter, then the wavelength of light used is। तो बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और इसमें डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज इज कितना,
2 mm, तो डिस्टेंस हम लिख लेंगे बेटा 2 इंटू 10⁻³ मीटर, और एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट इज 1 मीटर, तो डिस्टेंस 1 मीटर है। और फ्रिंज विड्थ कितनी पाई हमने, फ्रिंज विड्थ पाई 0.03 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दिस मैनी मीटर्स, और हमने वेवलेंथ निकालनी है, तो बीटा बेटा क्या है, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, तो बीटा की वैल्यू रख लेंगे 0.03 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा अपॉन 2 इंटू 10⁻³ सो लैम्डा हो गया 0.03 इंटू 10⁻² इंटू 2 इंटू 10⁻³ ये कितना हो जाएगा बेटा 0.06 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है बेटा 0.06 इंटू 10⁻⁻5। तो ये अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर है, दिस इज इक्वलेंट टू 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। सो आंसर हमारे पास है डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा 16th क्वेश्चन। In interference of two waves, if the amplitudes ratio is 1/2, then the intensity ratio for the two waves will be। So बेटा देखिए दो waves की जो amplitude ratio है वो कितनी दे रखी है हमें 1/2। So amplitudes की जो ratio है that is given to us as 1/2। So intensities का ratio क्या हो जाएगा बेटा A1 square by A2 square, क्योंकि आपको पता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो जो इंटेंसिटीज का रेशियो है I1 by I2 इज इक्वल टू 1/4। सो जो इंटेंसिटीज का रेशियो है 1/4 हो गया। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा 17th क्वेश्चन। सेवनटीन्थ क्वेश्चन देखिए, इफ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स causing interference be 9:4, then the ratio of the resultant maximum and minimum intensities will be। so देखिए बेटा ऐसा है कि हमारे पास जो रेशो है ऑफ द टू वेव्स कॉजिंग इंटरफेरेंस, इंटेंसिटीज का जो रेशो है दैट इज 9:4, तो हमें पता करना है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का क्या रेशो होगा। सो बेटा देखिए I1 by I2 इज इक्वल टू 9/4, तो अगर हम एम्पलीट्यूड्स का रेशियो देखें तो वो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9/4। सो दैट इज एम्पलीट्यूड्स का रेशियो जो हो जाएगा दैट विल बी 3/2। नाउ मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो हो जाएगा A1 plus A2 by A1 minus A2 का होल स्क्वायर। सो दैट बिकम्स 3 plus 2 over 3 minus 2 का होल स्क्वायर। सो दैट इज 5/1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25/1। सो क्या हो जाता है, रेशियो बिकम्स 25:1, आंसर बिकम्स सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटा 18th क्वेश्चन देखेंगे अब हम। सो मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो 25:1 हो गया। 18th क्वेश्चन वी मूव ऑन टू। In an interference pattern by two identical slits, the intensity of central maxima is I. What will be the intensity of the same spot if one of the slits is closed? So देखिए बेटा दो हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न है, उसमें दो आइडेंटिकल स्लिट्स हम यूज कर रहे हैं और जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी आई आ रही थी। हमने क्या किया, एक स्लिट को ढक दिया, ठीक है बेटा, एक स्लिट को हमने ढक दिया और यहां पे अब इसकी जो ब्राइट स्पॉट है
ये जो ब्राइट स्पॉट है इसकी इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बेटा देखिए सीधी सी बात है, अगर हमने एक जगह से लाइट जानी बंद हो गई तो जो इंटेंसिटी थी वो क्या हो जाएगी, हाफ रह जाएगी, क्योंकि पहले इंटेंसिटी आई आ रही थी, वो दोनों सोर्सेज की वजह से थी। अब क्या है, आपने एक को ढक दिया तो एक जगह से लाइट आनी बंद हो गई, तो सिर्फ एक ही स्लिट लाइट देगी और इंटेंसिटी क्या रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। सो इंटेंसिटी विल रिमेन हाफ। सो बेटा देखिए आंसर क्या बनता है, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। Now, beta next question, 19th question. In Young's experiment, monochromatic light through a single slit S is used to eliminate the two slits S1 and S2. Interference fringes are obtained on the screen. The fringe width is found to be beta. Now, a thin sheet of mica is placed near and in front of one of the slits. Now the fringe width is found to be beta dash. Then, so बेटा बड़े सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि आपके पास एक एक्सपेरिमेंट आपने किया, यंग्स डबल, ये दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, आपने यहाँ फ्रिंजेस ऑब्जर्व की, आपने इस स्लिट को ढक दिया बेटा, किसी अपना कोई माइका की शीट से आपने इस स्लिट को ढक दिया, तो आप देखते हैं नाउ यू अगेन सी द इंटरफेरेंस पैटर्न, और जो पहले फ्रिंज विड्थ आ रही थी वो बीटा थी। जब इसको हमने माइका की शीट से ढक दिया तो जो फ्रिंज विड्थ आई वो आई कितनी, बीटा डैश। तो बेटा अब हमसे सवाल ये है, द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बीटा डैश एंड बीटा। देखिए सिंपल सी बात है बेटा, जब हम एक सोर्स ऑफ लाइट के आगे कोई स्लैब लगा देते हैं तो फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाता है, फ्रिंज विड्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो द फ्रिंज विड्थ इज सेम एज द अर्लियर, सो बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा। सो आंसर क्या बना, आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन बेटे, 20th क्वेश्चन देखेंगे अब। The theory associated with secondary wavelets is Doppler effect, special theory of relativity, Huygens wave theory, none of these। बेटा सेकेंडरी वेवलेट्स या वेवलेट प्रिंसिपल या वेव फ्रंट्स का प्रिंसिपल जो है वो हाइगन की ही थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है। सो आंसर क्या बनता है, सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट, हाइगन्स वेव थ्योरी। नेक्स्ट बेटे 21st क्वेश्चन, तो आंसर इज सी पार्ट 20th का। 21st क्वेश्चन देखेंगे, if a thin mica sheet of thickness T and refractive index mu is placed in the path of one of the waves producing interference pattern shifts towards the side of the sheet by a distance। बेसिकली लीनियर शिफ्ट पूछ रहा है। अगर हमने इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया है और एक स्लिट जिसकी एक जो हमारे पास जो स्लैब रखी है उसकी थिकनेस T है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उसको रख दिया तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो शिफ्ट हो जाता है, इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट हो जाता है जिस तरफ हमने जो बेटा बेसिकली जो हमने विड्थ टी थिकनेस की जो स्लैब रखी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वो जिसके आगे रखी है उसी की तरफ को शिफ्ट हो जाता है। और वो कितना शिफ्ट होता है उसको लीनियर शिफ्ट कहते हैं, दैट इज डी बाई डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। सो ये देख लीजिए आंसर इसमें बनता है, आंसर बनता है बी, आंसर इज बी, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटा 22nd क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे 22nd क्वेश्चन। If one of the two slits of Young's double slit experiment is painted over so that it transmits half the light intensity of the other, then A part the fringe pattern would disappear, B part the bright fringes will be more bright and dark fringes will be more dark, the dark fringes would be brighter and the bright fringes would be darker, bright as well as dark fringes would be darker। ऐसा है बेटा, हमने
एक स्लिट को क्या किया है, पेंट कर दिया उसके ऊपर, और वो जो स्लिट है वो ट्रांसमिट कर रही है हाफ इंटेंसिटी लाइट की। तो अगर इंटेंसिटी पहले आई ट्रांसमिट कर रही थी, तो अब कितनी इंटेंसिटी ट्रांसमिट कर रही है, I/2 ट्रांसमिट कर रही है। तो हमें कैसा पैटर्न दिखेगा, ऐसा है बेटा, इस केस में जो डार्क फ्रिंजेस हो जाएंगी वो ज़्यादा ब्राइटर अपीयरेंस देंगी, और जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगी वो हल्की पड़ जाएंगी, हल्की हो जाएंगी यानी डार्कर हो जाएंगी। आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट, क्योंकि इंटेंसिटी घट गई तो ब्राइटनेस भी घट जाएगी फ्रिंजेस की, और डार्कनेस जो है वो बढ़ जाएगी। तो डार्क फ्रिंजेस जो हैं वो स्लाइटली ब्राइटर महसूस होंगी, और ब्राइट फ्रिंजेस जो हुए वो डार्कर महसूस होंगी। आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, 23rd क्वेश्चन। बेटा 22nd में बेसिकली क्या है कि जब आपने लाइट की इंटेंसिटी ही बदल दी तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी इफेक्ट हो जाएगी ना, डार्क और ब्राइट की बेटा। सो डार्क और ब्राइट की रिजल्टिंग इंटेंसिटी फर्क हो जाएगी, क्योंकि सेकंड बीम की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी। तो नेचुरली जो हमारे पास जो पैटर्न आएगा उसमें जो इंटेंसिटीज हो जाएंगी, रिजल्टिंग इंटेंसिटी हो जाएगी, वो घट जाएगी बेटा, दोनों के लिए, ब्राइट के लिए भी और डार्क के भी लिए। ठीक है, 23rd क्वेश्चन देखेंगे। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, if two slightly different wavelengths are present in the light used, then, ठीक है, तो बेटा क्या होगा, अगर हमने सिंगल वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक की जगह हमने ऐसी लाइट सोर्सेज इस्तेमाल कर ली जिनमें कि दोनों जो लाइट सोर्सेज हैं उनमें हल्का सा वेवलेंथ का फर्क है, तो देन व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न विल बी ऑब्जर्व्ड। ए पार्ट है, the sharpness of the fringes will increase everywhere, there will be no fringes at all, the sharpness of fringes will decrease as we move from the central fringe, the central fringe will be white। ऐसा बेटा सेंट्रल फ्रिंज से जब हम दूर जाएंगे, ऐसा है जो अलग अलग वेवलेंथ्स जब मिक्सिंग होती है ना बेटा, अलग अलग वेवलेंथ्स की, देखिए सेंटर पे तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो फ्रिंज पैटर्न जो है खत्म होने लग जाएगा वो धीरे धीरे। सो दी शार्पनेस जो फ्रिंजेस की है वो घटनी शुरू हो जाएगी अगर आप स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज रहेगी। सो आंसर क्या है, सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन बेटा, 24th क्वेश्चन। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट illuminated by yellow light, one slit is covered with plain transparent thin glass plate and the other slit by blue filter, then देखिए बेटा ऐसा है कि दोनों लाइट सोर्सेस जो हमारे पास दोनों स्लिट्स थी, एक को हमने येलो से कवर कर दिया और एक को हमने येलो से कवर कर दिया, येलो सेलोफेन पेपर से कवर कर दिया, और दूसरे को हमने कवर कर दिया एक अनदर कलर से, दैट इज बाई ब्लू फिल्टर। तो एक को हमने ब्लू से ब्लू शीट से कवर कर दिया और दूसरे को हमने येलो शीट से कवर कर दिया। तो बेसिकली दोनों, एक से येलो लाइट निकलेगी एक से ब्लू लाइट निकलेगी, तो दोनों की वेवलेंथ क्या होगी, अलग अलग। वी विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस पैटर्न इन दिस केस, बट बेसिकली क्या होगा, स्क्रीन पर लाइट एनर्जी पूरी फैली होगी, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हमें नजर आएगी। ऐसा नहीं होगा कि डार्क और ब्राइट फ्रिंज पैटर्न ऑब्जर्व होगा। सो बेसिकली इसका क्या आंसर बनता है, आंसर इज बी, देयर विल बी यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 25th क्वेश्चन। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5 into 10⁻⁻7 meters, 5 into 10⁻⁻7 meters falls on a pair of narrow slits separated by distance 2d. The interference pattern on a screen placed 2 meters away shows that there is darkness at positions exactly opposite to the slit. The separation between the slits is, so देखिए बेटा लाइट है उसकी वेवलेंथ दे रखी है, ये 5 into 10⁻⁻7 मीटर, और जो स्लिट्स हैं उनकी स्लिट के बीच में डिस्टेंस कितना है 2d, और इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन ए स्क्रीन जो d है दैट इज 2 मीटर, shows that there is darkness
एट पोजिशंस एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच स्लिट। ठीक है, डार्कनेस है तो हमने सेपरेशन पता करनी है। ठीक है बेटा, सो दैट इज देयर इज डार्कनेस एट द पोजिशन ऑफ एट पोजिशंस एग्जैक्टली अपोजिट टू दी स्लिट्स। तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये हमने डिस्टेंस 2d लिया है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी डार्कनेस है और यहाँ पे भी डार्कनेस है, यानी जो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है उसकी विड्थ कितनी हो गई 2d। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी है 2d, तो वो फ्रिंज विड्थ के बराबर ही होती है बीटा 2d इज इक्वल टू बेटा d इंटू लैम्बडा अपॉन क्या चीज d इंटू लैम्बडा अपॉन the distance between the two light sources, so that is 2d। so आप देखिएगा ये 4d स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा d लैम्बडा के बराबर, तो d स्क्वायर कितना हो गया d लैम्बडा बाय 4 के बराबर। अब आप देखिए d आपको निकालना है तो d स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, d स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, d स्क्वायर हो जाएगा d की वैल्यू डालिए 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 4, ये आ गया कितना 10 की पावर -6 अपॉन 4, ये आ गया d कितना आ गया बेटे, d आ गया आपके पास यहाँ से 10⁻³ बाई 2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड्स, तो ये आपके पास आ गया कितना 10⁻³ तो डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज ऑफ लाइट इज 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर इज 1 mm। सो आंसर इज B फॉर बॉम्बे, आंसर इज B फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटा 26th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे बेटा 26th क्वेश्चन। If a thin mica sheet of thickness t and refractive index mu is equal to 5/3 is placed in the path of one of the interfering beams as shown in figure, then the displacement of the fringe pattern is, so देखिए जो थिकनेस है माइका शीट की वो t है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 5/3 और इसको हमने एक स्लिट के पाथ में रख दिया, तो हमें पता करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज पैटर्न, यानी कि वी वांट टू फाइंड लीनियर शिफ्ट। सो लीनियर शिफ्ट कितना हो गया बेटा, दैट इज इक्वल टू d/d इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। सो d/d इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी, सो ये हो जाएगा बेटा कैपिटल D अपॉन d, म्यू कितना है 5/3 माइनस 1 इंटू टी, ये हो गया कितना बेटा 2d/3d इंटू टी। ठीक है बेटा, सो ये आ गया आंसर इज ए पार्ट। आंसर क्या आ गया बेटा ए पार्ट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज सिस्टम जो है वो कितना आ गया 2dt/3 इंटू डी, आंसर बिकम्स ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन 27th क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे। In Young's double slit experiment, the intensity on the screen at a point where path difference is lambda is k. What will be the intensity at the point where the path difference is lambda by 4? So देखिए बेटा ऐसा है कि जब पाथ डिफरेंस था लैम्बडा तो इंटेंसिटी स्क्रीन पर थी के, और जब व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा बाय 4। सो देखिए लैम्बडा के पाथ डिफरेंस पर इंटेंसिटी हमने देखा के थी, और लैम्बडा बाय 4 के पाथ डिफरेंस पर इंटेंसिटी सपोज कीजिए आई थी। वी वांट टू फाइंड दिस आई। नाउ बेटा आप देखिए जो के है, देखिए 2 पाई का फेज डिफरेंस होगा तो पाथ डिफरेंस एक वेवलेंथ का होता है, पाथ डिफरेंस लैम्बडा का होता है। अब के
इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई। ठीक है, अब इंटेंसिटी I है, क्योंकि अब पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा बाई 4 का, तो एक रेडियन पर जो पाथ डिफरेंस हो गया लैम्डा बाई 2 का हो गया। ठीक है, बेटा देखिए, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई। लैम्डा के पाथ डिफरेंस पर फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई का। एक का पाथ डिफरेंस है तो 2 पाई बाय लैम्डा का फेज डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है। एक का फेज डिफरेंस है तो सॉरी एक का पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई बाय लैम्डा का, और लैम्डा बाय 4 का यदि पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस इतना हो गया, ये कितना आ गया पाई बाय 2। ठीक है, अब आप देखिए नई इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 इंटू बचा क्या चीज कॉस ऑफ 90 इंटू कॉस ऑफ 90। अब आप देखिए, हम ये जो सोर्सेज ऑफ लाइट दे रखे हैं ये कैसे हैं, आइडेंटिकल है। ठीक है बेटा, तो अगर ये सोर्सेज ऑफ लाइट आइडेंटिकल हैं तो आपके पास k कितना आ जाएगा, k आ जाएगा cos 2 पाई होता है, k आ जाएगा 4i के बराबर बेटा। अगर I1 इक्वल टू I2 है, ठीक है, इज इक्वल टू I डैश है सपोज, तो देन द नेट इंटेंसिटी विल बी 4i डैश। ठीक है, ये k के बराबर हो गया जब पाथ डिफरेंस कितना था, जब फेज डिफरेंस 2 पाई का था, यानी पाथ डिफरेंस लैम्डा का था। अब नई इंटेंसिटी जो I आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स I डैश, क्योंकि ये फैक्टर तो 0 हो गया। तो बेटा I बाई k किसके बराबर हो गया 1/2 के बराबर, तो इंटेंसिटी कितनी होगी k/2। So I becomes k/2. So the resulting intensity is k/2. So answer is B for Bombay. Answer is B for Bombay. That is k/2. So resulting intensity becomes k/2. Next question bete, 28th question. In two separate setups of the Young's double slit experiment, fringes of equal width are observed when lights of wavelengths are in the ratio 1:2 are used. If the ratio of the slit separation in the two cases is 2:1, then the ratio of distances between the plane of the slits and the screen in the two setups is। देखिए बेटा, हमारे पास दो अलग अलग सेटअप्स हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के, और उसमें क्या है, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो फ्रिंजेस की विड्थ है वो सेम है, लेकिन जो लाइट्स हम यूज कर रहे हैं उनकी वेवलेंथ क्या है। मान लीजिए पहले सेटअप में हम λ1 वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हैं और दूसरे सेटअप में हम λ2 वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हैं, तो λ1 बाय λ2 ये रेशो कितनी है 1/2। और इफ द रेशियो ऑफ द स्लिट सेपरेशन इन द टू केसेस, तो रेशियो ऑफ स्लिट सेपरेशन यानी d1/d2 ये कितनी दे रखी है हमें, ये दे रखी है बेटा 2/1, और फ्रिंज विड्थ सेम है, यानी कि β1 इज इक्वल टू β2 इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस यानी बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, तो वी वांट टू फाइंड आउट कैपिटल D1/D2, ये निकालना चाह रहे हैं हम लोग 28th क्वेश्चन में। सो आप देखिए बेटा, बीटा का फॉर्मूला हमें पता है d(λ/d) होता है। अब फ्रिंज विड्थ दोनों केसेस में सेम है, तो आई कैन से d1(λ1/d1) is equal to d2(λ2/d2). So therefore this implies d1/d2 is equal to what, λ2/λ1। ठीक है बेटा, d1/d2 is equal to λ2/λ1 into d1/d2। तो आप देखिए बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास λ2/λ1 कितना हो गया 2/1 इंटू d1/d2 कितना हो गया बेटा, d1/d2 हो गया 1/2, तो ये हो गया कितना 1:1, रेशो कितनी आ गई 1:1। सो आंसर क्या हो रहा है बेटे, एक मिनट चेक कर लेते हैं दोबारा से। देखिए वेवलेंथ का रेशो कितना है, λ1/λ2 इज 1/2
और जो रेशियो ऑफ स्लिट सेपरेशन है वो कितना है 2:1 स्लिट सेपरेशन, यानी d1/d2 ये 2/1। अब देखिए हमें क्या है, दोनों की फ्रिंजेस विड्थ सेम है, d1 λ1/d1 इज इक्वल टू d2 λ2/d2। तो हमारे पास d1/d2 कितना आया λ2/λ1, λ2/λ1, λ1/λ2 1/2 है, λ2/λ1 कितना हो जाएगा बेटा, दैट विल बी, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो रेसिप्रोकल हो गया, ये देखिए बेटा सॉरी, ये रेसिप्रोकल हो गया, तो ये कितना हो गया 2/1 λ2/λ1, और d1/d2 कितना हो गया, ये हो गया 2/1, ठीक है बेटा, d1/d2 भी 2/1, तो ये रेशियो कितनी होगी 4:1। तो रेशियो कितनी होगी 4:1। सो आंसर इज ए पार्ट, रेशियो इज 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा 29th क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए बेटा, a mixture of yellow light of wavelength 3800 Armstrong and blue light of wavelength 4000 Armstrong is incident normally on air film of 0.3029 millimeter thickness. The color of reflected light is, the color of reflected light is। अब देखिए क्या है बेटा, एक हमारे पास मिक्सचर है येलो लाइट का जिसका वेवलेंथ 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग्स है, एंड ब्लू लाइट है जिसका वेवलेंथ 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग्स है। तो इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एयर फिल्म, तो इंसिडेंट करा है उसको नॉर्मली ऑन एयर फिल्म ऑफ थिकनेस 0.0029 mm थिकनेस। तो द कलर ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी, सो देखिए बेटा ऐसा है, जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो हमें पता करना है कि रिफ्लेक्टेड लाइट की क्या कलर होगा, ठीक है बेटे। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका कलर इस केस में ब्लू होगा। आंसर क्या है, बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट देखेंगे बेटा 30th क्वेश्चन। क्योंकि कभी भी थिन फिल्म से जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, जो ज़्यादा वाली लाइट है वही जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट भी होए ज़्यादा, इसलिए रिफ्लेक्टेड लाइट की वेवलेंथ जो होगी वो ब्लू लाइट ही होगी, क्योंकि ब्लू में से और येलो में से ब्लू की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है। 30th क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट कौन सा फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ए पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बी पार्ट है इंटरफेरेंस, सी पार्ट है डिफ्रैक्शन, डी पार्ट है पोलराइजेशन। बेटा देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इट इज अनएबल टू एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ लाइट, इट जस्ट एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। 31st क्वेश्चन, तो आंसर ए पार्ट हुआ 30th का। 31st क्वेश्चन, when one of the slits of the Young's experiment is covered with a transparent sheet of thickness 4.8 mm, the central fringe shifts to a position originally occupied by the 30th bright fringe. What should be the thickness of the sheet if the central maxima has to shift to the position occupied by the 20th ब्राइट फ्रिंज। तो बेटा देखिए ऐसा है कि हमने जब जो शीट यूज़ की, ठीक है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें दिया नहीं, जो शीट हमने यूज़ की उसका जो थिकनेस है वो कितना है 4.8 mm है। तो जो हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, इट शिफ्टेड टू दी पोजिशन ऑक्यूपाइड बाई 30th, यानी नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड कितनी होगी 30 होगी, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड कितनी होगी 30 होगी। तो आप देखिए बेटा बीटा जो है जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हो रही हैं वो किसके बराबर हो जाता है, ठीक है बेटा, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी, ये तो लीनियर शिफ्ट है, तो लीनियर शिफ्ट पहले लिखता हूं मैं बेटा, लीनियर शिफ्ट कितना है, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लैम्डा से डिवाइड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट क्या हो जाएगा, लीनियर शिफ्ट बाय क्या चीज बेटे, दैट विल बी इक्वल टू लीनियर शिफ्ट बाय फ्रिंज विड्थ बीटा। सो अगर हम बीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास
म्यू माइनस 1 इंटू टी बाय लैम्डा। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। तो पहले कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो रही हैं 30, तब थिकनेस कितनी थी, तब थिकनेस थी बेटा 4.8 mm। अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी शिफ्ट कर रहे हो 20, और जो थिकनेस है वो वी वांट टू फाइंड आउट टी। तो टी कितना हो जाएगा बेटा, टी विल बी इक्वल टू 4.8 इंटू 2/3, ये आ गया 1.6, ये हो गया 3.2 mm। सो 3.2 mm आंसर क्या आ गया बेटा, सी पार्ट। आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट देखेंगे बेटा 32nd क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे बेटा 32nd क्वेश्चन। In Young's double experiment, how many maximas can be obtained on a screen, including the central maxima, on both sides of the central fringe, if lambda is equal to 2000 Armstrongs and d, small d, is equal to 7000 Armstrongs? So देखिए बेटा हमारे पास क्या है कि कितने मैक्सिमा हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इंक्लूडिंग द सेंट्रल मैक्सिमा, अगर हम क्या करें, वेवलेंथ जो लाइट की है वो यूज करें कितनी बेटा, लैम्डा जो है दैट इज इक्वल टू 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग्स, और बेटा डी जो है यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्रीन्स इज 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। ठीक है बेटा, तो आपको पता है बीटा कितना हो जाता है, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। सो जो बीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी इंटू लैम्डा कितना बेटा 2000 अपॉन क्या चीज़ 7000। सो बीटा जो आ गया हमारे पास वो आ गया 2d/7। ये फर्स्ट इक्वेशन आई बेटा। फ्रिंज विड्थ का जो साइज है वो इसके बराबर है, ठीक है। और जो पोजीशन है फ्रिंजेस की, ठीक है बेटा, जो पोजीशन है फ्रिंजेस की वो क्या, वो कैसे निकालते होते हैं हम लोग, दैट इज y इज इक्वल टू y d बाय कैपिटल D इज इक्वल टू क्या चीज बेटे, डेल्टा x। तो y जो है दैट इज इक्वल टू n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, y इज इक्वल टू n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो देखिए अगर मैं पोजीशंस निकालूं बेटा, सपोज इफ आई वांट टू फाइंड आउट द पोजीशंस ऑफ द सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस, तो ब्राइट फ्रिंजेस की यदि पोजीशन निकालूं तो वो क्या आ जाती है बेटा, देखिए y पहली ब्राइट फ्रिंज आती है डी लैम्डा बाई डी पे, तो यहाँ पे 2 फ्रिंजेस होगी। अब नेक्स्ट किस पे आएगी बेटा, नेक्स्ट किस पोजीशन पे आएगी, 2d लैम्डा बाई डी, नेक्स्ट 3d लैम्डा बाई डी, नेक्स्ट 4d लैम्डा बाई डी। ठीक है, ये क्या आ गई, दीज आर दी पोजीशंस। अब हम मैक्सिमम से मैक्सिमम किस लेवल तक जा सकते हैं बेटा, देखिए ये जो d लैम्डा बाई डी है ये क्या है, फ्रिंज विड्थ है, ये किसके बराबर है 2d/7 के। तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 2d/7। ठीक है बेटा, ये क्या है फ्रिंज विड्थ है। तो आप देखिए पोजीशंस मैं लगा रहा हूं ब्राइट फ्रिंजेस की, आई एम जस्ट पुटिंग आउट द पोजीशंस ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, तो y1 कितना हो जाएगा बेटा 2d/7, y2 कितना हो जाएगा 4d/7, y3 कितना हो जाएगा, y3 हो जाएगा बेटे 8d/7, और y4 क्या हो जाएगा बेटे, नहीं सॉरी ये हो जाएगा बेटा 6d/7, 8d/7। ठीक है, फिर आ जाएगा बेटा y5 आ जाएगा 10d/7, y6 कितना आ जाएगा 12d/7। इस तरह करते करते हमारे पास ये क्या आ जाएगी, पोजीशन ऑफ दी ब्राइट फ्रिंजेस आ जाएगी। दिस विल बी दी पोजीशन ऑफ दी ब्राइट फ्रिंजेस। अब बेटा देखिए कितना, आप ऐसे करते करते कितनी फ्रिंजेस तक जा सकते हैं।
अब सपोज करो मैं y10 पे जाता हूं, तो y10 कितना हो गया बेटा 20d/7, y10 कितना हो गया 20d/7। तो 20d/7 जो है अगर आप देखें तो 2d लेंथ तक कवर हो गया, कब, जब आप 7th फ्रिंज पर आए, ठीक है 7th फ्रिंज पर आए तो जितना स्लिट की विड्थ थी उतना हो गया, और इतने तक जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो ऑब्जर्वेबल होंगी, इस डिस्टेंस तक ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्जर्वेबल होंगी। तो यानी कि 10 फ्रिंज ऊपर हो गई और 10 फ्रिंज ही नीचे होंगी, क्योंकि इससे अगली जो फ्रिंज आएगी ब्राइट फ्रिंज वो कितनी आ जाएगी बेटे, दैट विल बी y, दैट विल बी एट दिस मच फार अवे डिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो ये हो गया y11th, दैट विल बी एट 22d/7, ठीक है बेटा। तो 22d/7 मीन्स इट इज मोर देन 3 टाइम्स। तो रफली हम लोग 3 टाइम्स तक जा सकते हैं, जो स्क्रीन पे हम डिस्टेंस ले सकते हैं वो जितना डिस्टेंस है बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, जो बेटा स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी है, जो स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी है, ठीक है बेटा। तो जो स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, रफली दैट कैन गो, दिस डिस्टेंस कैन रफली गो टू 3d, ठीक है बेटा, दिस डिस्टेंस कैन रफली गो टू 3d, नॉट बियॉन्ड दैट, नॉट बियॉन्ड दैट डिस्टेंस। तो ऐसा है कि यहां पर रफली 3d के नियर अबाउट पहुंच गए 11 फ्रिंजेस। तो बेटा ऐसा है कि हमारे पास ये जो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगी अबव एंड बिलो, दैट विल बी 22 फ्रिंजेस। तो टोटली कितनी फ्रिंजेस आ गई बेटा, 22 फ्रिंजेस आ गई अबव एंड बिलो, इंक्लूडिंग द सेंट्रल मैक्सिमा, इंक्लूडिंग द सेंट्रल मैक्सिमा। So answer is B for Bombay. Next question बेटे। Next question, 33rd question. Young's double slit experiment is made in liquid. The 10th bright fringe in the liquid lies where the dark fringe lies in vacuum. The refractive index of the liquid is, ठीक है बेटा। तो देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने किया है, और लिक्विड में जो 10th ब्राइट फ्रिंज जहां पे लाई करती है, ठीक है, वेयर द डार्क फ्रिंज लाइज इन द वैक्यूम, ठीक है बेटा। सो जो 10th ब्राइट फ्रिंज इन द लिक्विड लाइज वेयर द डार्क फ्रिंज लाइज इन द वैक्यूम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज अप्रॉक्सीमेटली। तो एक हमने एक्सपेरिमेंट किया किसमें बेटा, लिक्विड में। सो वी मेड ए एक्सपेरिमेंट इन द लिक्विड, और लिक्विड में हमने पाया कि जो 10th ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है बेटे, जो 10th ब्राइट फ्रिंज है इन द लिक्विड लाइज वेयर द डार्क फ्रिंज लाइज इन द वैक्यूम, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अप्रॉक्सीमेटली, देखो बेटा, y इंटू डी बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो y कितना आ गया, d टाइम्स डेल्टा x बाय स्मॉल d, ठीक है। अब देखिए बेटा, जो y10th है, अगर हम लिक्विड में जाएंगे तो y10th क्या होगा, 10th ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी, 10 इंटू डी लैम्डा बाय म्यू इंटू डी, ये होगी बेटा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, दैट इज दी फर्स्ट पोजीशन। अब यहां पे 10th ब्राइट फ्रिंज इन द लिक्विड लाइज वेयर द डार्क फ्रिंज लाइज इन वैक्यूम, वेयर द डार्क फ्रिंज लाइज इन द वैक्यूम। सो डार्क फ्रिंज जहां पे वैक्यूम में लाई करती है, ठीक है बेटा, वैक्यूम में क्या हो जाएगा, लैम्डा चेंज हो जाएगा, लैम्डा विल बी लैम्डा ओनली, ठीक है। तो अब देखिए y टेन पोजिशन ऑफ दी 10th डार्क फ्रिंज, वो कितनी हो जाएगी बेटा, दैट विल बी d बाई डी इंटू 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये हो गया d बाई 4 इंटू लैम्डा इंटू क्या चीज 19, ठीक है बेटा, 19 d लैम्डा बाई 4। तो y10 डैश इज इक्वल टू y10, तो यानी कि पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज और पोजीशन ऑफ 10th ब्राइट फ्रिंज आर मैचिंग, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं।
तो बेटा यहाँ से आप देखिए 19/4 डी लैम्डा, ये बराबर किसके आ गया, 10 डी लैम्डा बाय म्यू इंटू डी के बराबर। ऑफ कोर्स यहाँ पे स्मॉल डी तो आएगा ही ना बेटा, तो ये डी लैम्डा बाई डी लैम्डा बाई डी कैंसल, तो म्यू अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया बेटे, म्यू हो जाएगा आपका 4 इंटू 10/19, 4 इंटू 10/19, यानी कि ये हो गया 40/19, ठीक है बेटा, 40/19। तो ये आ गया आपके पास, अप्रॉक्सीमेटली आपसे पूछा गया है, लगभग 2 के नियर अबाउट है, और 2 के नियरेस्ट क्या है बेटा 1.8। तो आंसर इज नियरेस्ट, बिगेस्ट आंसर लेंगे, आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटा 34th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम ड्यू टू ए सिंगल स्लिट is at theta equal to 30 degree for a wavelength 5000 Armstrong, then the width of the slit is, so beta देखिए d sin theta is equal to what, first diffraction minimum, तो diffraction minimum कब आएगा, first diffraction minimum will be at n lambda, so that is equal to lambda only, so d into sin 30 कितना हो गया half, that is equal to wavelength, wavelength कितना हो गया बेटा 5000, so d कितना हो गया बेटा, d will be equal to 10,000 Armstrongs, d will be equal to 10,000 Armstrongs, so answer क्या हो गया 1 into 10⁻⁴ centimeter, answer is B for Bombay। next 35th question बेटे, 35th question, consider Fraunhofer diffraction pattern obtained with a single slit illuminated at normal incidence. At the angular position of the first diffraction minimum, the phase difference between the wavelets from the opposite edges of the slits is, देखिए बेटा ऐसा है, Fraunhofer diffraction pattern single slit का हम normal incidence में पढ़ रहे हैं, at angular position of the first diffraction minimum, the phase difference between the wavelets from the opposite edges is बेटा 180 डिग्री का होता है, पाई रेडियंस का, एजेस पे जो वेवलेट्स होते हैं, तो आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 32, इन यंग्स डबल स्लिट experiment, how many maximas can be obtained on a screen on both sides of the central fringe if lambda is equal to 2000 Armstrongs, lambda is equal to beta 2000 Armstrongs and d is equal to 7000 Armstrongs। so बेटा देखिए हमें पता करना है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कितनी जो है मैक्सिमा ऑब्टेन किए जा सकते हैं इफ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज इफ लैम्डा इज इक्वल टू 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग्स एंड डी इज इक्वल टू 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। सो बेटा देखिए इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात है, ये हमारे पास दो स्लिट्स हैं S1 और S2, और बेटा ये स्क्रीन और ये पॉइंट P। नाउ आप देखिए बेटा ये स्लिट विड्थ D है, तो ये जो डिफरेंस हो जाता है ये कितना हो जाएगा D sin थीटा, ठीक है बेटा। सो D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा ये क्या है, पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा फॉर मैक्सिमा, तो ये आपके पास साइन थीटा कितना आ गया बेटा n लैम्डा अपॉन d, n लैम्डा अपॉन d, ठीक है। तो अब आप देखिए बेटा यहां से हमारे पास अगर मैं n को 0 लूं, n को 1 लूं, n को 2 लूं, n को 3 लूं, 0 तो पोजीशन हो जाएगी सेंट्रल मैक्सिमा की। अब आप देखिए बेटा अगर लैम्डा और डी की वैल्यू आपके पास है तो वो आ जाएगा कितना, साइन थीटा आ जाएगा बेटे 2 टाइम्स 2/7 इंटू n, ठीक है बेटे। अब
अगर n को 0 लेता हूं तो ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 0 आ जाती है, ये पोजीशन ऑफ मैक्सिमा हो गया, सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ये सेंट्रल मैक्सिमम हो गया। अब अगर मैं n को 1 लूं तो ये कितना आ जाएगा 2/7 विच इज लेस देन 1, n को 2 लूं तो 4/7 आ गया विच इज अगेन लेस देन 1, 6/7 आ गया, 3 लिया n तो क्या है 6/7, अगेन इट इज लेस देन 1। लेकिन अगर 4 ले लेता हूं तो थीटा जो है साइन थीटा उसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है, विच इज नॉट पॉसिबल, ये बात पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा 3 और मैक्सिमम आ रहे हैं। तीन मैक्सिमा जो हैं वो बेटा कैसे आ रहे हैं, ऊपर, और 3 ही मैक्सिमा नीचे, तो 6 हो गए, 6 और 1 सेंट्रल मैक्सिमा, कितना हो गया, आंसर हो गए 7 मैक्सिमम आर पॉसिबल इंक्लूडिंग दी सेंट्रल मैक्सिमा। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 33rd क्वेश्चन, 33rd क्वेश्चन देखेंगे। Young's double slit experiment is made in a liquid. The 10th bright fringe in the liquid lies where the 6th dark fringe lies in vacuum. The refractive index of the liquid is approximately. तो बेटा देखिए 33rd क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने जो 10th ब्राइट फ्रिंज है लिक्विड में, ठीक है, वो वहां लाई करती है जहां पे 6th डार्क फ्रिंज लाइज इन वैक्यूम। तो हमें क्या पता करना है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा लिक्विड का। सो बेटा देखिए एन डी लैम्डा अपॉन डी दैट इज इक्वल टू 2n माइनस वी, देखिए लैम्डा डैश क्योंकि लिक्विड में है तो लैम्डा वेरी कर जाएगा, 2n माइनस 1 लैम्डा ओवर 2d, ठीक है बेटे। अब यहां पे ये जो केस है इसमें कौन सी ब्राइट फ्रिंज है और वो कौन सी है 10th ब्राइट फ्रिंज, 10 इंटू डी लैम्डा ओवर म्यू डी इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्या है 6th डार्क फ्रिंज, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 11/2 इंटू लैम्डा बाई डी, ठीक है। तो अब हमें म्यू निकालना है, म्यू कितना आ जाएगा, म्यू आ जाएगा बेटे 20/11, ये नियर अबाउट कितना आ जाएगा बेटे 1.8 अप्रोक्सीमेटली। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 1.8, आंसर क्या हो गया बेटा, आंसर बिकम्स ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन 34th। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 34, the first diffraction minimum due to a single slit diffraction is at theta equal to 30 degree for a light of wavelength 5000 Armstrong. The width of the slit is, तो बेटा देखिए फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम इज एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो थीटा कितना है 30 डिग्री, और डिफ्रैक्शन मिनिमा के लिए क्या कंडीशन है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, हियर एन इज 1। तो बेटा देखिए यहाँ पे जो स्लिट विड्थ निकालनी है डी इंटू साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 1 इंटू वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी है बेटा 5000 इंटू 10⁻⁻10 डीज मनी है। तो यहाँ से आपके पास डी कितना आ जाएगा बेटा, डी विल बी, ये हो गया 1/2, तो ये डी हो गया आपके पास 1 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ गया बेटा, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटा 35th क्वेश्चन, 35th क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न obtained with a single slit illuminated at normal incidence. At angular position of the first diffraction minimum, the phase difference between the wavelets from the opposite edges is. So देखिए बेटा फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम की बात हो रही है, तो फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम आपको पता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा के नियर अबाउट आता है, और ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो हमने इन एंड वाली वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस पता करना है कि पाथ डिफरेंस कितना होगा, जो वेवलेट्स हैं सेकेंडरी वेवलेट्स एट दी एंड्स उनके बीच में पाथ डिफरेंस, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, वी वांट टू फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब आप एक बात समझते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना हो गया,
ठीक है बेटा, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी लैम्बडा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वेवलेट्स हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना का हो जाएगा, पाई का। तो आंसर क्या हो गया बेटा, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटा 36th क्वेश्चन, 36th क्वेश्चन देखेंगे अब। A beam of light strikes a piece of glass at an angle of incidence of 60 degree and the reflected beam is completely plane polarized. The refractive index of the glass is. So बेटा ये देखिए, ये ब्रेवेस्टर लॉ की बात है। आपको दिया गया है कि ग्लास पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 60 है और रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो प्लेन पोलराइज हो जाती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है। यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो पोलराइजिंग एंगल है, तो म्यू कितना होता है, tan ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज द पोलराइजिंग एंगल। सो ये हो गया बेटा tan 60 कितना हो गया, √3। सो आंसर क्या हो गया, आंसर √3। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटा 37th क्वेश्चन, 37th क्वेश्चन देखेंगे। A calcite crystal is placed over a dot on a piece of paper and rotated. On seeing through the calcite, one will see. So बेटा एक कैल्साइट क्रिस्टल को हमने एक डॉट पे रख दिया और उस क्या कर रहे हैं हम लोग, पीस ऑफ पेपर एंड रोटेटेड, और कैल्साइट क्रिस्टल को गोल घुमा रहे हैं। तो अगर हम इसको कैल्साइट क्रिस्टल से देखें तो हमें क्या महसूस होगा, वी विल फाइंड दैट वन डॉट रोटेटिंग अबाउट दी अदर। क्यों, क्योंकि जो डॉट है उससे अनपोलराइज लाइट आ रही है और वो क्या कर रहा है, एक को तो रोटेशन दे रहा है, एक जो क्योंकि लाइट को उसने पोलराइज करना है, तो एक लाइट जो पोलराइज लाइट है वो तो स्ट्रेट आ रही है, और जो नॉन पोलराइज लाइट है उसको उसने क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है। तो इसलिए हमें वो दो डॉट्स दिखाई देंगी रोटेटिंग वन अबाउट ईच अदर। ठीक है, रोटेटिंग अबाउट दी अदर। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 38th क्वेश्चन, 38th क्वेश्चन देखेंगे बेटा। A Polaroid is placed at 45 degree to an incoming light of intensity I0. Now the intensity of light passing through the Polaroid after polarization would be. ठीक है बेटा, तो देखिए अनपोलराइज्ड लाइट एंटर कर रही है, आप चाहे जिस मर्जी एंगल पर रखिए पोलराइड के एक्सिस को विद द लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट यदि एंटर करेगी पोलराइजर में, तो अगर इनपुट इंटेंसिटी I0 है तो आउटपुट इंटेंसिटी क्या होगी, I0 cos स्क्वायर थीटा का एवरेज। ठीक है बेटा, cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू क्या होती है, हाफ। तो इसका मतलब है आउटपुट पे लाइट कितनी आ जाएगी, I0/2। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटा 39th क्वेश्चन, नेक्स्ट 39th क्वेश्चन देखेंगे। Two Nickel prisms are first crossed and then one of them is rotated through 60 degree. The percentage of incident light transmitted is. तो बेटे पहले तो क्रॉस थे, क्रॉस मतलब एक का एक्सिस दूसरे के साथ कितने पे था, 90 डिग्री पर था, और फिर हमने क्या किया, एक को रोटेट कर दिया दूसरे के साथ कितना, 60 डिग्री पर। तो वी वांट टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट लाइट दैट गेट्स ट्रांसमिटेड। तो इंसिडेंट लाइट कितनी ट्रांसमिट हो जाएगी, वी वांट टू फाइंड दैट परसेंटेज। सीधी बात है बेटा, देखिए पहला पोलराइजर और दूसरे पोलराइजर का एक्सिस आपस में 60 डिग्री पे है। अगर पहला पोलराइजर आपने ऐसे रखा है तो इससे प्लेन पोलराइज लाइट कैसे निकलेगी, ऐसे, और दूसरे का जो एक्सिस है वो इसके साथ 60 पे है। तो लेकिन ये जो लाइट निकली ये उस पोलराइजर के एक्सिस के साथ कितने पे हो जाएगी बेटा, 30 पे। इट विल बी एट 30 विद द एंगल ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट विल बी एट 30 डिग्री, क्योंकि जो हमने बेसिकली पोलराइजर क्रॉस किए हैं 60 पे, तो जो पोलराइज लाइट सेकेंड पोलराइजर के साथ एक्सिस बनाएगी दैट विल बी 30 डिग्री, दैट विल बी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है बेटा, सो इसका मतलब है अब हमने देखना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ लाइट इज गेटिंग ट्रांसमिटेड। पहले I0 इंसिडेंट किया, पहले पोलराइजर से निकली तो I0/2 होगी लाइट, और जब यहां से निकलेगी तो कितनी हो जाएगी, I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर
30 डिग्री, क्योंकि पोलराइजर आपस में 60 डिग्री के एंगल पे हैं, लेकिन पोलराइज लाइट जो है उसका जो वाइब्रेशनल एक्सिस है वो सेकंड पोलराइजर के साथ 30 डिग्री पे होगा। तो ये कितना हो गया, आई नॉट बाई 2 इंटू 3/4, तो 3 आई नॉट बाई 8, यानी इतनी लाइट इज गेटिंग ट्रांसमिटेड। तो इतनी लाइट क्या होगी बेटा, ट्रांसमिट होगी। तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड निकालनी है आपने, तो परसेंटेज लाइट ट्रांसमिटेड वो कितना हो जाएगा बेटे, परसेंटेज ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड विल बी इक्वल टू ट्रांसमिटेड लाइट बाय इंसिडेंट लाइट इंटू 100। ये यदि आप सॉल्व करते हो तो कितना आ जाता है, 37.5%, दैट बिकम्स 37.5%। तो आंसर आ गया आपके पास कितना, सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। 40th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज बेटे, 40th क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे। टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 1:4 प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न, द फ्रिंज विजिबिलिटी विल बी। देखिए बेटा, विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंज का फॉर्मूला होता है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। विजिबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी माइनस मिनिमम इंटेंसिटी बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर विजिबिलिटी। अब आपको इंटेंसिटीज की रेशियो क्या दे रखी है बेटा, दोनों की, दैट इज गिवन टू यू एज 1/4। तो मैक्सिमम बाय मिनिमम की रेशियो निकाल लेंगे हम, मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी, ये कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी, इंटेंसिटीज की रेशियो दे रखी है और मैक्सिमम बाय मिनिमम इंटेंसिटी की रेशियो निकालनी है। तो सिंपल सी बात है बेटा, एम्पलीट्यूड की रेशियो कितनी होगी, 1/2। ठीक है, आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया बेटे, 9 बाय क्या चीज, 9/1। ठीक है, ये कितनी आ गई बेटा, 9:1। अब देखिए, आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम इज 9/1। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेटा आई मैक्सिमम माइनस ये कॉम्पोनेंट डिविडेंड बाय कॉम्पोनेंट डिविडेंड आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, ये कितना हो जाएगा बेटे, दैट विल बी इक्वल टू 9 माइनस 1 ओवर 9 प्लस 1, कितना आ गया, 0.8। तो फ्रिंज विजिबिलिटी बिकम्स 0.8। तो फ्रिंज विजिबिलिटी बिकम्स 0.8। 26th क्वेश्चन देखेंगे अब, 26th क्वेश्चन। A thin mica sheet of thickness T and refractive index 5/3 is placed in the path of one of the interfering beams as shown in figure, then the displacement of the fringe system is। So बेटा देखिए, थिकनेस T है शीट की और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 5/3, और बेटा जो स्लिट के, जो दोनों स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, 2d, और हमें पता करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज पैटर्न यानी लीनियर शिफ्ट। तो लीनियर शिफ्ट कितनी होती है बेटा, दैट इज इक्वल टू d/d इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब इसके हिसाब से वैल्यूज हम लोग डाल देंगे, तो वैल्यूज डालेंगे तो ये हो जाएगा d/2d, क्योंकि स्लिट वेट 2d है, और म्यू कितना 5/3 माइनस 1 इंटू टी। ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया d इंटू टी बाय क्या चीज बेटे, 3 इंटू डी, d इंटू टी बाय 3 इंटू डी। तो आंसर क्या बना, आंसर बिकम्स ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट।